हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट। तो फार्माकोलॉजी की सीरीज़ में हम नेक्स्ट वीडियो के में आप पहुंचे हैं और आज हम बात करेंगे सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स की, जो कि आपकी फोर्थ सेमेस्टर की फोर्थ यूनिट के अंदर एक दिया हुआ चैप्टर है। तो सेडेटिव और हिप्नोटिक्स, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि होते क्या हैं। तो सेडेटिव्स उन ड्रग को बोला जाता है जो इंसान को क्या करती है, काम करती हैं और एक्साइटमेंट को कम करती हैं, जबकि हिप्नोटिक्स क्या होती है, उसको थोड़ा और एक्सट्रीम लेवल तक ले जाती है और स्लीप प्रोड्यूस करा देती है। ठीक है, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं हम। तो सेडेटिव क्या करते हैं, रिड्यूस एक्साइटमेंट को कम करते हैं और काम द पर्सन, और पर्सन को काम करते हैं, ठंडा करते हैं, रिलैक्स करते हैं। और हिप्नोटिक्स वहीं क्या कराते हैं, प्रोड्यूस स्लीप रिजेंबल्स विद नॉर्मल स्लीप। ठीक है, स्लीप प्रोड्यूस करती है जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होती है नॉर्मल स्लीप के। यहाँ पे इस बात को बोलने का अर्थ ये था क्योंकि हिप्नोटिक्स की वजह से स्लीप आए, इसका मतलब ये नहीं कि कोई इंसान सोता ही रहेगा, उसे आप स्टिमुलेशन दोगे तो भी वो जगेगा नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे नॉर्मल स्लीप होती है उसके जैसे ही हिप्नोटिक्स की वजह से स्लीप होती है। ठीक है, बात करें स्टेजेस की कि स्लीप की कौन कौन से स्टेज होते हैं, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है आपका NREM एंड REM। NREM होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट और REM होता है आपका रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट मतलब कि जब आपकी आई बॉल्स होती हैं वो इधर उधर हर डायरेक्शन के अंदर मूव करती है, और नॉन REM के अंदर आपकी जो आई बॉल्स हैं वो मूव नहीं करती, यानी कि आपकी आई मूवमेंट रैपिडली नहीं होती है। ठीक है, तो क्या होता है, स्टेजेस होती हैं अलग अलग। NREM को हमने नॉन रैपिड आई मूवमेंट बोल दिया और REM को रैपिड आई मूवमेंट। NREM की भी अलग अलग और भी स्टेजेस हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, तो टोटल 5 स्टेज हो गई। तो मैक्सिमम टाइम है 50% टाइम स्लीप का किस में गुजरता है, सेकंड स्टेज ऑफ NREM। ठीक है, और थर्ड और फोर्थ को स्लो वेव स्लीप बोला जाता है। अब जनरली स्लीप चलती कैसी है, ऐसे नहीं है कि अब स्टार्टिंग की कि किसी को नींद आई उसके बाद वो REM में गया, REM के बाद NREM में और उसके बाद सीधा वो उठ गया, नहीं ऐसा नहीं होता। इसकी एक साइकिल चलती रहती है, सबसे पहले REM, फिर NREM, फिर से REM, फिर NREM, और इस तरीके का ये साइकिल चलता रहता है थ्रू आउट द स्लीप। REM के अंदर आपकी रैपिड आई मूवमेंट होती है, यानी कि आपका ब्रेन उस टाइम पे एक्टिव है, आपका ब्रेन एक्टिव है, सिर्फ आप नींद में हो, तो वो होता है आपका रैपिड आई मूवमेंट, क्योंकि वही तो आपको मैसेज सिग्नल दे रहा है कि आपकी आई की बॉल्स की मूवमेंट होनी चाहिए। तो जनरली कब होता है, जब आप गहरी नींद में नहीं होते हो, जबकि आप ड्रीम्स में होते हो, है ना, आप सपने देख रहे होते हो, तो उस टाइम पे आपका ब्रेन एक्टिव होता है। जबकि NREM में क्या होता है, आप डीप स्लीप में होते हो, उस टाइम पे आप कोई सपने वगैरह नहीं देख रहे होते हो। अच्छा, इसमें जब ये कन्वर्जन होता है REM से NREM और NREM से REM, जब एक स्टेज से आप दूसरी स्टेज में एंटर करते हो, पहले REM आया रैपिड आई मूवमेंट, उसके बाद NREM, और NREM में 0, 1, 2, 3, 4 तक आ गए, अब फिर से 4 से REM आएगा। तो जब ये कन्वर्जन हुआ REM NREM का, तो इस टाइम पे क्या होता है, स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा। जनरली गांव में देहात में इसके बारे में बात की जाती है। इसको जनरली बोला जाता है दबना, कि नींद में दबना या नींद में डरना। एक्चुअली होता क्या है, स्लीप पैरालिसिस ही होता है, यानी कि आपका ब्रेन उस टाइम पे एक्टिव हो जाता है लेकिन आपकी बॉडी वो आपकी कंप्लीटली क्या होती है, डिप्रेस रहती है, यानी कि सोई हुई फेज में ही रहती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, आप उठ गए लेकिन आपका जो बॉडी है वो आपकी कमांड को नहीं सुन रहा है। तो उस टाइम पे हम सोचते रहते हैं कि मुझे अब उठना है या जो भी करना है, कोई ना कुछ आपका ब्रेन देता है मैसेज, लेकिन आपकी बॉडी उसे रिसीव नहीं करती, क्योंकि आपकी बॉडी सोई हुई है और आपका ब्रेन उस टाइम पे एक्टिव है। तो उस टाइम पे अक्सर ये होता है जब आप REM से NREM या NREM से REM में जाते हो। जनरली ऐसा होता है जब आप सोने वाले होते हो, बिल्कुल हल्की हल्की नींद आपको आने लगती है, जब इस फेज के अंदर हम लोग एंटर कर जाते हैं। तो अब सवाल एक ये भी उठता है, क्या इसकी वजह से डेथ हो सकती है। इंटरेस्टिंग बात ये है, तो 2021 तक ऐसा माना जाता था कि इसकी वजह से, स्लीप पैरालिसिस की वजह से डेथ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि तब तक किसी की डेथ हुई ही नहीं थी, लेकिन कुछ एक सिम्टम्स आते हैं, जैसे इसमें एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन ज़्यादा हो जाती है, इंसान डर जाता है। लेकिन 2021 के बाद जबकि एक साइंटिस्ट की डेथ देखी गई इससे, जिसके बहुत ज़्यादा इसके एपिसोड्स आते थे स्लीप पैरालिसिस के, उनकी डेथ के बाद ऐसा माना जा सकता है कि स्लीप पैरालिसिस से भी डेथ हो सकती है। हालांकि कुछ चीज़ें ये रिपोर्ट क्लेम करती हैं कि उनकी डेथ स्लीप पैरालिसिस की वजह से नहीं हुई थी, उनकी डेथ हुई थी एंजाइटी की वजह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। अगर जिनको अब नींद नहीं आती हो तो इसका एक डिसऑर्डर है, तो डिसऑर्डर ऑफ स्लीप को हम क्या बोलते हैं, इंसोम्निया। इंसोम्निया किसे बोला जाता है, जब नींद नहीं आती है। तो इसकी भी 3 तरीके का होता है, ट्रांजिएंट, शॉर्ट और लॉन्ग। ट्रांजिएंट बोला जाता है जिसको नींद 3 से कम दिन तक नहीं आ रही है ना, तो 3 दिन से कम दिन तक अगर आपको इंसोम्निया है, दैट इज ट्रांजिएंट। अगर 3 दिन से लेकर 3 वीक तक है तो उसे हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट। और 3 वीक से ज़्यादा, इतने दिनों तक अगर आप नहीं सोते हो तो ये सीवियर इंसोम्निया, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग इंसोम्निया है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट हिप्नोटिक्स या फिर सेडेटिव देके ही किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन में ड्रग्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो इसकी 3 कैटेगरी है यहाँ पे, बेंजोडाइजापीन, बार्बिट्यूरेट्स और नॉन बेंजोडाइजापीन हिप्नोटिक्स। बेंजोडाइजापीन के कौन कौन से एग्जांपल है, डायजिपाम, लोराजिपाम, क्लोनाजिपाम, ऑक्साजिपाम। ऐसे बार्बिट्यूरेट्स की भी 3 कैटेगरी हैं, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग।
शॉर्ट लॉन्ग एक्टिंग देखते हैं फिनोबार्बिटोन, शॉर्ट एक्टिंग में पेंटोबार्बिटोन और अल्ट्रा शॉर्ट में थायोपेंटोन और मिथोएक्सिटोन। थायोपेंटेन के बारे में मैंने आपको जनरल एनेस्थीसिया में इसके बारे में बताया था कि क्या दिखाता है, कैसा इफेक्ट दिखाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सबसे पहले ये कहाँ परफ्यूज होगा, जो हाईली परफ्यूज आपके ऑर्गन्स हैं जहाँ पे ब्लड आपका ज़्यादा जाता है उन ऑर्गन के अंदर जाके स्टोर होता है। उसके बाद जो लेस परफ्यूज ऑर्गन्स है वहाँ पे धीरे 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 पहुँचता रहता है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन कौन शो करता है, थायोपेंटेन शो करता है। ठीक है, तो ये थे आपके बार्बिचुरेट्स। नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स में आ गया आपके ज़ोल्पिडेम, ज़ोपिकोलोन, ज़ैलेप्लोन एंड एसजोपिकोलोन। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, नॉन बेंजोडाइजेपिन में सारे वही हैं जिसको जेड से, जिसके अंदर जेड अल्फाबेट आ रहा है, तो क्लासिफिकेशन के लिए इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। वन बाय वन को पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं बेंजोडाइजेपिन से। ठीक है, बेंजोडाइजेपिन के बारे में बात करते हैं। जैसे इसका नाम बता रहा है बेंजोडाइजेपिन, तो ये क्या होता है, फ्यूजन से मिलकर बना है, एक तो बेंजीन रिंग का प्लस डायजेपिन रिंग का। डायजेपिन रिंग 7 मेंबर्ड रिंग होती है और आपकी बेंजीन 6 मेंबर्ड रिंग होती है, तो इनके फ्यूजन से बनता है आपका बेंजोडाइजेपिन। इसकी साइट ऑफ एक्शन क्या है, सीएनएस में एक्ट करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि सीएनएस एक्टिंग ड्रग हम पढ़ रहे हैं, मिड ब्रेन, ब्रेन स्टेम एक्सेट्रा, ये क्या है इसके, जहाँ पे जाके एक्ट करता है। अब इंटरेस्टिंग बात इसकी समझने की बात है, मैकेनिज्म एक्शन, इसको ध्यान से समझना। बेंजोडाइजेपिन क्या करते हैं, बाइंड टू गाबा रिसेप्टर अदर देन गाबा बाइंडिंग साइट। ये बाइंड किससे करते हैं, गाबा रिसेप्टर से। गाबा रिसेप्टर को डिटेल में और अच्छे से कलरफुल डायग्राम से मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया हुआ, उनमें आप जाके चेक कर सकते हैं, जहां हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू फोर्थ यूनिट, जहां हमने अलग अलग रिसेप्टर, इनहिबिटरी रिसेप्टर के बारे में बात की थी। तो गाबा और ग्लाइसिन ये इनहिबिटरी के अंदर आते थे, तो वहां आपको ध्यान होगा अच्छे से, मैंने आपको बताया था कि पेंटामेरिक यूनिट होती है, पेंटामर्स होते हैं, उसमें 4 अल्फा 1 बीटा भी हो सकता है, 3 अल्फा 2 बीटा भी हो सकते हैं। तो इस का इसका स्ट्रक्चर होता है बेंजोडाइजेपिन जहां पे जब बाइंड हुआ, दैट इज गाबा रिसेप्टर का। अब गाबा रिसेप्टर पे कौन बाइंड होता था, गाबा। तो अब हम बात करें कि उस पे बेंजोडाइजेपिन बाइंड हो रहा है, हाँ हो जरूर रहा है, लेकिन वहां नहीं हो रहा जहां पे गाबा बाइंड होता था। ठीक है, इसको समझने के लिए एक बार मैं आपको बता देता हूं कि देखो ये पेंटामेरिक यूनिट हो गई जैसे आपकी गाबा रिसेप्टर की, जिसमें हमने एग्ज्यूम कर लिया कि 2 आपके बीटा हैं और आपके 3 आपके अल्फा हैं। तो इसमें क्या होगा, देखो अगर गाबा आ रहा है, अगर गाबा यहाँ पे बाइंड होता है, तो जो बेंजोडाइजेपिन भी इसी रिसेप्टर से बाइंड होता है, लेकिन वो कहाँ बाइंड होगा, अदर देन गाबा बाइंडिंग साइट्स। फॉर एग्जांपल ये आके यहाँ पे बाइंड हो सकता है आपका, लेकिन करेगा क्या, तो जैसे आपने उसमें पढ़ा हुआ है, करता क्या था ये, जैसे पेंटामेरिक यूनिट है और इस पे आके आपका बाइंड हो गया बेंजोडाइजेपिन, या फिर खुद से गाबा भी बाइंड होगा आके, तो इससे क्या होगा, ओपनिंग करा देता था इस पेंटामेरिक यूनिट की, और इससे क्या क्रॉस करता था आपका, क्लोराइड आयन, क्लोराइड चैनल को ओपन करता था। तो जब ये पेंटामेरिक यूनिट ओपन होगी तो इसमें एंटर कर जाएगा आपका क्लोराइड आयन। ठीक है, क्लोराइड अंदर पहुंचेगा सेल के अंदर, और सेल के अंदर जब क्लोराइड आयन यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा होगा, नेगेटिव आयन है ना, नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन। और जहां हाइपर पोलराइजेशन होती है वो क्या करता है, आपके सीएनएस को या आपकी बॉडी को डिप्रेस करता है। तो इसने वही बताया, देखो गाबा अदर देन गाबा बाइंडिंग साइट से बाइंड होगा बेंजोडाइजेपिन, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल, क्लोराइड चैनल को ओपन कर दिया, अंदर क्लोराइड आयन गया, मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइजेशन इसने कॉज कर दिया और आपके सीएनएस को डिप्रेस कर दिया। तो ऐसे काम करते हैं आपके बेंजोडाइजेपिन। जो बार्बिचुरेट्स हैं वो भी आपके इसी से गाबा रिसेप्टर से ही बाइंड होते हैं, लेकिन उसकी बाइंडिंग साइट अलग होती है। यहाँ पे इसने अगर बेंजोडाइजेपिन ने बाइंड किया है तो यहाँ पे बाइंड करेगा आपका बार्बिचुरेट्स, लेकिन रिसेप्टर सेम होता है, वो हम आगे देखेंगे अभी। उसके बाद बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो फंक्शन को याद करने का बिल्कुल आसान तरीका इस पे कि इसके फंक्शन क्या है बेंजोडाइजेपिन के, तो इसको याद रखो, एसी डायज़ेपाम मेनोमिक है इसका, एसी डायज़ेपाम, डायज़ेपिम इसका एक एग्जाम्पल था ना। तो ए मतलब अल्कोहल विड्रॉल, अल्कोहल विड्रॉल के जो सिम्टम्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम दे सकते हैं बेंजोडाइजेपिन। सी मतलब कॉन्शियस सिडेशन, अब भाई हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, सिडेशन और हिप्नोटिक्स, तो इसके अंदर तो यूज कर ही सकते हैं इसको, तो कॉन्शियस सिडेशन। डी मतलब डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए भी, क्योंकि उसके अंदर भी ऑपरेशन वगैरह के टाइम पे भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जब आपको डिप्रेस करना जरूरी है आपके सीएनएस को, तो उसमें भी यूज हो जाएगा ये। आई मतलब इंसोम्निया, मैंने वहां पे बताया कि इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए ऐसा दिया जाता है जब आपको नींद नहीं आ रही है, तो उसके लिए आपको हिप्नोटिक्स दिए जाते हैं। ए मतलब एंटी कन्वर्जेंट्स, कन्वर्जेंस को ट्रीट करने के लिए। जेड को क्रॉस लगा दो क्योंकि इसका कोई मेनोमिक बन नहीं रहा। पी मतलब प्री एनेस्थेटिक, एनेस्थेसिया देने से पहले दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, ताकि एनेस्थेसिया के जो सिम्टम्स होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं, वो आपकी बॉडी में ना आए। ठीक है, तो इसलिए प्री एनेस्थेटिक दिए जाते हैं। ए मतलब एंजियोलाइटिक, एंजाइटी के अंदर ड्रग दी जाने वाली को एंजियोलाइटिक बोलते हैं। और एम मतलब मसल रिलैक्सेंट, आपकी मसल को रिलैक्स करा क्योंकि डिप्रेस कर रहा है ना सीएनएस को। तो ये था क्या आपका फंक्शन। उसके बाद बात करें इसके एडीआर की, तो इसके एडीआर सारे ड्राउसीनेस से रिलेटेड है, क्योंकि आपका सीएनएस को डिप्रेस कर दिया तो आपका ड्राउसीनेस होगा। एंटी कन्वर्जन में इसको यूज कर सकते हैं, तो मतलब कि आपके जो ब्रेन की एक्टिविटी है उसको डाउन लेके आ रहा है। तो सारे वो अगर एक्सट्रीम हो जाए, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए, तो वो सारे के सारे इसके एडवर्स रिएक्शन होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, दैट इज बार्बिचुरेट्स। बेंजोडाइजेपिन के बाद अब नेक्स्ट कैटेगरी स्टार्ट करते हैं बार्बिचुरेट्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेंजोडाइजेपिन के बारे में पूछा जाता है कि ठीक है ये तो हमें समझ में आ गया, जितने भी हमने अभी क्लासिफिकेशन में बेंजोडाइजेपिन के एग्जांपल देखे जैसे डायजेपाम, लोराजिपाम, ऑक्सीजिपाम, वो सारे के सारे तो हो गए एगोनिस्ट, यानी कि इसकी एक्टिविटी को बढ़ाएंगे। तो इसका एंटागोनिस्ट कौन है बेंजोडाइजेपिन का, तो इसका एक ही एग्जाम्पल है, आपको
याद रखना हमेशा, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन जो हर बार पूछा गया है। तो दैट इज फ्लूमाजेनिल। फ्लूमाजेनिल क्या है? बेंजोडाइजेपिन का एंटागोनिस्ट है। ये क्वेश्चन हर साल जीपीएट में पूछा गया है एक्सेप्ट 1 और 2 ईयर। कभी कभी अगर हम छोड़ दे तो इसको हर बार पूछा गया है, हर साल पूछा गया है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेंजोडाइजेपिन का एंटागोनिस्ट कौन है? फ्लूमाजेनिल। अब वो एगोनिस्ट जो है, ठीक है, बेंजोडाइजेपिन के जो चाहे वो एगोनिस्ट हो या इनवर्स एगोनिस्ट हो, दोनों के एक्शन को ही एंटागोनाइज कर सकता है कौन? फ्लूमाजेनिल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट से। उसके बाद चलो चलते हैं दूसरी कैटेगरी, दैट इज बार्बिचुरेट्स पे। तो बार्बिचुरेट्स भी सेम ही तरीके से काम करता है जैसा आपका बेंजोडाइजेपिन ने किया था। देखो कैसे, गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन है, यानी कि गाबा के एक्शन को फैसिलिटेट करता है। और गाबा क्या करता था? गाबा हमारे सीएनएस को डिप्रेस करता था। क्यों? क्योंकि वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इनहिबिशन कॉज करता है। बार्बिचुरेट्स ने एंटर किया, क्या करेगा? बाइंड टू गाबा ए रिसेप्टर। गाबा के रिसेप्टर दो टाइप के थे ना, गाबा ए और गाबा बी। तो गाबा ए जो आपका पेंटामेरिक यूनिट का था, गाबा बी तो डाइमेरिक था, 2 यूनिट से मिलकर बना था, लेकिन गाबा ए पेंटामेरिक ऐसा कुछ था उसका। यहाँ पे आके गाबा बाइंड होता था और चैनल ओपन होता था, तो उसी रिसेप्टर से जाके ये बाइंड होगा। लेकिन बाइंड कहाँ होगा? अदर देन बेंजोडाइजेपिन बाइंडिंग साइट। यहां से इसको समझो एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं। ये इसकी पेंटामेरिक यूनिट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पे आके बाइंड होता है आपका गाबा, गाबा बाइंड होता है, ये ओपन होता है, इसमें क्लोराइड चैनल की आयन की एंट्री होती है। लेकिन इसी पे बाइंड होता था क्या? आपका बेंजोडाइजेपिन। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि बेंजोडाइजेपिन फॉर एग्जांपल यहां बाइंड होता है इसमें। अब मैं बता रहा हूं कि बार्बिचुरेट्स भी इसी से बाइंड होता है, गाबा रिसेप्टर से। तो इसमें मैंने इसलिए पहले ही लिख दिया अदर देन बेंजोडाइजेपिन बाइंडिंग साइट। जहां पे बेंजोडाइजेपिन बाइंड हुआ था उस साइट पे बाइंड नहीं होगा, ना ये गाबा बाइंडिंग साइट पे बाइंड होगा, ये इनसे अलग ही अपनी एक नई साइट पे बाइंड होगा। फॉर एग्जांपल इस पे, तो यहाँ पे बाइंड होगा हमारा बार्बिचुरेट्स। लेकिन करेगा क्या? काम तो वही करेगा ना, इसको ओपन करेगा और क्लोराइड आयन की एंट्री कराएगा। तो इससे क्या होगा? ड्यूरेशन ऑफ क्लोराइड चैनल ओपन, कैप्ट ओपन, अंदर उसकी एंट्री होगी क्लोराइड आयन की, और क्या कॉज कर देगा? हाइपरपोलराइजेशन। और हाइपरपोलराइजेशन से क्या होगा? हमारा सीएनएस डिप्रेस होगा। तो लगभग एक ही तरीके से काम करते हैं तीनों की तीनों कैटेगरीज, ठीक है। ये थी हमारी बार्बिचुरेट्स। बार्बिचुरेट्स के बाद नेक्स्ट आता है हमारा नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स। यानी क्या है? हिप्नोटिक्स तो है लेकिन नॉन बेंजोडाइजेपिन है, जरूरी नहीं है इसमें बेंजीन और डायजेपिन रिंग का फ्यूजन हो। तो ये कैसे काम करते हैं? बाइंड सेलेक्टिवली टू बेंजोडाइजेपिन बाइंडिंग साइट ऑन गाबा रिसेप्टर। ये कहाँ बाइंड होंगे? ये उसी साइट पे बाइंड होंगे जहां पे बेंजोडाइजेपिन बाइंड होता था। है कैसे? नॉन बेंजोडाइजेपिन, लेकिन बाइंड का होंगे गाबा रिसेप्टर की उसी साइट पे जहां पे बेंजोडाइजेपिन बाइंड होते थे। उससे क्या होगा? फैसिलिटेट गाबा मीडिएट न्यूरोनल इनहिबिटर एक्शन, यानी कि वही एक्शन शो करेंगे जो गाबा करता है। तो गाबा क्या करता है? गाबा इसके अंदर एंट्री करा देता है, किसकी? क्लोराइड आयन की। और क्लोराइड आयन अंदर जाके क्या करेगा? नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाएगा, हाइपरपोलराइजेशन करेगा और सीएनएस को डिप्रेस कर देगा, ठीक है। तो वैसा ही एक्शन है, बस डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है इनकी बाइंडिंग साइट पे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसकी ड्रग इंटरैक्शन की। ड्रग इंटरैक्शन क्या है? देखो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, बार्बिचुरेट्स आर पोटेंट इंड्यूसर ऑफ हिपैटिक माइक्रोसोमल एंजाइम। तो यहाँ पे इंड्यूसर का क्या मतलब है? दो टर्म आपने पढ़ी होगी, एंजाइम इंड्यूसर और एंजाइम इनहिबिटर। एंजाइम इंड्यूसर का मतलब है जो एंजाइम को इंड्यूस करे। देखो इंड्यूसर और इनहिबिटर दो तरीके की चीज होती है। इनहिबिटर का मतलब है कि जिसने एंजाइम को इनहिबिट कर दिया। अगर किसी एंजाइम को इनहिबिट कर दिया तो उस एंजाइम का काम नहीं होगा। अब एंजाइम करती क्या है? हमारी ड्रग्स को मेटाबोलाइज करती है ना। जब ड्रग मेटाबोलाइज होगी तो उसका एक्शन रुक जाएगा, क्योंकि अब तो एलिमिनेट होगी मेटाबोलाइज के बाद। और इंड्यूसर का काम क्या है? इंड्यूसर उसे इंड्यूस करेगा, उस एंजाइम को लेके आएगा। और जब एंजाइम आता है, अगर बॉडी में एंजाइम आया तो आने से क्या होगा? एंजाइम मेटाबॉलिज्म कराएगा। तो ये क्या कराएगा? मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म से क्या होगा? अगर किसी ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा तो बॉडी से एलिमिनेट होगी और उसका इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि अगर बार्बिचुरेट्स आप किसी दूसरी ड्रग के साथ देते हो तो दूसरी ड्रग के लिए एंजाइम को ये इंड्यूस कर देगा, जिससे उस दूसरी ड्रग का इफेक्ट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एंजाइम उस ड्रग को मेटाबोलाइज कर देगी, ठीक है। तो ये क्या है? एक पोटेंट हमारा एंजाइम इंड्यूसर है। किसी भी ड्रग के साथ इसको देने का नुकसान यही है कि दूसरी ड्रग का ये क्या कर देगा? इफेक्ट को रिड्यूस कर देगा। तो ये था हमारा सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। आई होप आपको ये समझ आया हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।